WHY Academy. The secret behind the concepts. सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड। एज यू नो दैट हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं या अलग अलग ज़रूरतें होती हैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, जिसे हम डिज़ायर्स और नेसेसिटीज़ बोलते हैं। क्योंकि आजकल ना हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। किसी को बाइक चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए या किसी को बहुत बड़ा बंगलो चाहिए। हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपनी नेसेसिटीज़ और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। और इन्हीं नेसेसिटीज़ और डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हम जैसे लोग मार्केट में जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए कंपनीज़ अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करती हैं कि एक्चुअल में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, वीकली कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, मंथली कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए और ईयरली कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, सो दैट वो कंपनी अपनी डिमांड को मीट कर पाए। ओके, और आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिमांड, कि डिमांड एक्चुअली में है क्या और इसे क्रिएट कौन करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिमांड है क्या और इसे क्रिएट कौन करता है। और इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में हमें बोलती क्या है। और डेफिनेशन समझाने से पहले मुझे डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा, फिर हम उस डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, फिर हम वो इंडिविजुअल पार्ट को पिक करेंगे और फिर हम इंडिविजुअल पार्ट की डीपली एनालिसिस करेंगे। क्या वो पार्ट बोल रहा है, क्या वो वर्ड बोलना चाह रहा है हमें, क्यों वो डेफिनेशन में यूज हुआ। सो डेफिनेशन को समझाने के लिए ये रही मेरी डेफिनेशन। तो ये है डिमांड की एक्चुअल डेफिनेशन। अब हम इस डेफिनेशन को रीड करेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उसे इंडिविजुअली पिक करेंगे और फिर उन पे डीपली चर्चा करेंगे कि वो वर्ड एक्चुअल में यूज क्यों किया गया डेफिनेशन के अंदर। सो डेफिनेशन को समझने से पहले आपके माइंड में एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जितनी भी थ्योरीज या जितने भी लॉज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे आने वाले टाइम में, वो फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव के लिए होंगे। पास्ट से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, ना पास्ट से लेना देना होगा ना प्रेजेंट से लेना देना होगा, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा वो पास्ट या प्रेजेंट के डाटा के बेस पे होता है। इंडियन इकोनॉमी सारी पास्ट की है, बट जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो फ्यूचर के लिए है, वो प्रेजेंट या पास्ट के लिए नहीं है। ओके, तो मैंने डेफिनेशन को रीड करना शुरू करा। इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी। सर यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड को इस्तेमाल क्यों किया गया? फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी की ना बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुई थी इंटरनेट पे, जब वो स्पीच दे रहे थे कि मैं एक ऐसी मशीन, एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी करूंगा, इधर से आलू डलेगा उधर से सोना निकलेगा। तो लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करी, बहुत सारे मीम्स बनाए। अब उनको ये नहीं पता था कि राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने ये बात अपने दिल पे ले ली कि यार मेरी ट्रोलिंग हुई है। नेक्स्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने एक ऐसी मशीन, ऐसा प्रोडक्ट रेडी कर दिया। जस्ट इमेजिन करो कि वो प्रोडक्ट रेडी कर दिया, इधर से आलू डलता है उधर से सोना निकलता है। ये सच में रेडी हो गया और राहुल गांधी जी ने अब प्रोडक्ट तो रेडी कर दिया। अब उनको ये जानने की कितनी मशीन्स मेरी सेल हो जाएंगी। अब उन्होंने एक मार्केटिंग टीम को हायर करा, ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर्स को अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया, किसी को दिल्ली, किसी को हरियाणा, किसी को यूपी, किसी को बिहार, किसी को पंजाब, किसी को चंडीगढ़। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मेंबर्स को भेज दिया, जाओ सर्वे करके आओ और मुझे बताओ कितने लोग इंडिविजुअल स्टेट में मेरी मशीन खरीदने के लिए रेडी हैं। अब वो सारे टीम मेंबर्स गए अलग अलग जगह। उनको पता लगा कि यार यूपी में मेरी 1000 बिक जाएंगी, बिहार में 1000 बिक जाएंगी और दिल्ली में 500 बिक जाएंगी, चंडीगढ़ में 1000 बिक जाएंगी। तो कुल मिला के टोटली जो यूनिट्स आपकी बिक जाएंगी वो 10,000 यूनिट सेल। तो टोटल मेरी यूनिट्स 10,000 यूनिट सेल हो जाएंगी। तो उन्होंने राहुल गांधी जी को आके बोला, सर इतनी इतनी स्टेट्स में इतनी बिक जाएंगी, टोटल 10,000 यूनिट्स आप सेल कर सकते हो, आप इतनी प्रोडक्शन कर सकते हो। तो राहुल गांधी जी को इस सर्वे से क्या आंसर मिला? कितनी यूनिट्स सेल हो जाएंगी ये पता चला या कितनी वैल्यू की सेल हो जाएंगी? आई मीन टू से कितनी यूनिट्स सेल हो जाएंगी ये पता चला या कितनी वैल्यू की गुड्स सेल हो जाएंगी ये पता चला। तो आपने बोला हमें तो ये पता चला कि कितनी यूनिट्स, कितनी मशीन्स सेल हो जाएंगी, ये नहीं पता चला कि कितनी वैल्यू की सेल हो जाएंगी। सर वैल्यू तो हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते ना,
वैल्यू तो हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। तो इट मीन्स हमें ये जवाब मिला कि कितनी यूनिट्स सेल हो जाएंगी, ये नहीं पता चला कि कितनी वैल्यू की सेल हो जाएंगी। इस कारण क्वांटिटी को यूज करा गया। पहली चीज क्लियर है। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सर अब ये कमोडिटी वर्ड क्यों यूज करा गया है? गुड्स या सर्विसेज को यूज क्यों नहीं करा गया? सर गुड्स या सर्विसेज को यूज क्यों नहीं करा, कमोडिटी वर्ड को ही क्यों यूज करा? सर जितनी भी माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ना, वहां पे आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी कि कमोडिटी 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 वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि कमोडिटी और गुड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो ब्रॉडर टर्म है यार, एक जो कमोडिटी है वो नैरोअर टर्म है। गुड्स में जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ ना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने की सर्विस दे रहा हूँ, बट जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो टैबलेट है। तो टैबलेट क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स गुड्स में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तो आते ही आते हैं, बट सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। बट कमोडिटी वर्ड में ऐसा नहीं है। कमोडिटी में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती। तो ये जो हमारी डिमांड की डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं। जितनी भी माइक्रो मैक्रो की थ्योरीज हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगी, ना कि सर्विसेज पे लगेंगी। इस कारण यहाँ पे कमोडिटी वर्ड का इस्तेमाल करा गया। तो ये दो चीजें क्लियर हुई। इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आर कस्टमर। सर ये कस्टमर वर्ड का यूज क्यों किया गया? कस्टमर और कंज्यूमर। सर कंज्यूमर वर्ड का यूज क्यों नहीं किया गया? सर कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कस्टमर वो होता है हु बायज अ थिंग, कंज्यूमर वो होता है हु कंज्यूम्स अ थिंग। कस्टमर क्या होता है, जो चीज खरीदता है। अब सपोज करो मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट करना है, मैं गया गिफ्ट शॉप पे, गिफ्ट शॉप से मैं चीज खरीद के लेके आया, उसको गिफ्ट रैप में पैक करवाया, मैंने मम्मा को गिफ्ट कर दिया। इट मीन्स मैंने उस गिफ्ट को खरीदा, मैं क्या हो गया, कस्टमर। और मैंने मम्मा को दे दिया, वो यूज कौन कर रहा है, माई मदर। तो इट मीन्स कंज्यूमर कौन हो गया, माई मदर। खरीदा मैंने, कंज्यूम किसने करा, मम्मा ने। तो इट मीन्स जो हमारी डिमांड है वो कस्टमर के द्वारा ही क्रिएट करी जाती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया, सर कस्टमर और कंज्यूमर सेम भी तो हो सकते हैं। तो मैंने बोला यस, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम भी हो सकते हैं। जैसे मेरे को अब पेन चाहिए, मैं पेन खरीदने के लिए शॉप पे गया, मैं ही कस्टमर हूँ, मैं ही कंज्यूमर हूँ। बट एक बात याद रखो, फर्स्ट इंटेंशन मेरी क्या थी जब मैं शॉप पे गया, मैं एज ए कस्टमर गया या एज ए कंज्यूमर गया? तो आपने बोला सर फर्स्ट इंटेंशन तो आपकी ये थी मैं खरीदने गया हूँ, मैं एज ए कस्टमर की इंटेंशन से गया हूँ, ना कि कंज्यूमर की। क्या पता मैं खरीद लूँ और मेरी बहन मेरे से ले ले, है ना, वो कंज्यूमर हो गई, फिर उसने कंज्यूम करा। इट मीन्स डिमांड हमेशा और हमेशा कस्टमर के द्वारा क्रिएट करी जाती है, ना कि कंज्यूमर के द्वारा। तो मैंने दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करा। इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कस्टमर हैविंग परचेजिंग पावर। मैंने बड़े बड़े ब्रैकेट में लिखा हैविंग परचेजिंग पावर। सर हैविंग परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? अब कस्टमर भी दो टाइप्स के होते हैं सर, एक तो होता है एक्चुअल कस्टमर, एक होता है पोटेंशियल कस्टमर। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल और पोटेंशियल में? सर एक्चुअल कस्टमर वो होता है जो मेरे प्रोडक्ट को अभी भी खरीद रहा है और बहुत टाइम से खरीदता आ रहा है। और पोटेंशियल कस्टमर वो होता है जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने की सोच रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी चलती है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। उन्हें पास्ट और प्रेजेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल कस्टमर तो सर वो है जो अभी भी खरीदने और खरीदते आ रहे हैं। तो इट मीन्स एक्चुअल कस्टमर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर, क्योंकि वो खरीदना चाह रहे हैं। इसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी। सर पोटेंशियल कस्टमर इफेक्टिव कब होते हैं? सपोज करो मैंने अपनी क्लास में एक सर्वे करवाया, मैंने उन्हें बोला आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है, कौन कौन खरीदना चाह रहा है आईफोन 17? तो हमारी क्लास में 100 बच्चे थे, 100 में से 98 स्टूडेंट्स ने बोला कि हम लोग आईफोन 17 खरीदना चाह रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो एंड्रॉयड लवर है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आईफोन आए, कौन सा आईफोन आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें। 100 में से 98 स्टूडेंट्स ने बोला कि हम लोग सर सोच रहे हैं खरीदने के लिए। तो क्या मुझे उन्हें ये बोल देना चाहिए कि 98 यूनिट्स तो आप प्रोड्यूस कर ही दो, प्रोडक्शन कर ही दो, वीकली प्रोडक्शन इतनी कर लो, मंथली इतनी कर लो कि बिक ही जाएंगे? तो उन्होंने मेरे को बोला आपके स्टूडेंट्स के पास पैसे हैं खरीदने के लिए, परचेजिंग पावर है या नहीं है? तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा क्या आपके पास पैसे हैं? तो उन्होंने बोला सर नहीं, हम तो सोच रहे हैं,
बट हमारे पास पैसे नहीं है। इट मीन्स पोटेंशियल कस्टमर इफेक्टिव तब होंगे जब उनके पास कस्टमर तो होंगे वो, बट उनके पास परचेजिंग पावर भी होगी। तो ऐसे नहीं है कि पैसे हैं नहीं और हमने बोल दिया कि सर प्रोडक्शन कर लो। हमारे लिए कस्टमर होने के साथ साथ परचेजिंग पावर होना भी जरूरी है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड इज रेडी टू बाय। तो अकेला कस्टमर और परचेजिंग पावर से तो बात बनती नहीं है, वो इंसान रेडी भी होना चाहिए खरीदने के लिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, मैं लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं, मैं एक कस्टमर भी हूँ। क्या मैं रेडी हूँ वो लैम्बोर्गिनी कार खरीदने के लिए? आई मीन टू से, क्या पता मैं इस वीक खरीदूं, क्या पता अगले महीने खरीदूं, क्या पता अगले साल खरीदूं, वो तो मेरी इच्छा है ना, मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। मतलब कस्टमर होने के साथ साथ परचेजिंग पावर भी होना जरूरी है इफेक्टिव डिमांड के लिए, और वो इंसान रेडी होना चाहिए खरीदने के लिए। ऐसा ना हो कि उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, कस्टमर एज अ वो चाहता भी है वो खरीदना, बट वो रेडी नहीं है सर खरीदने के लिए। इट मीन्स वो स्पेंडिंग के लिए, अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए रेडी होना चाहिए। समझ में आया? एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस। सर डिफरेंट प्राइसेस क्यों यूज हुआ है? सर आईफोन 16, आईफोन 17, आईफोन 15 अलग अलग रेट्स हैं। टाइम के साथ साथ इनके रेट्स कम होते गए, किसी चीज़ के रेट्स बढ़ते भी हैं, जैसे गोल्ड के। तो वो डिफरेंट प्राइजेस पे खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए। इट मीन्स कस्टमर के पास परचेजिंग पावर हो और रेडी भी होना चाहिए खरीदने के लिए, बट डिफरेंट प्राइजेस। ऐसा ना हो कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, वो खरीदे ही ना। इट मीन्स डिफरेंट प्राइजेस पे खरीदने के लिए वो रेडी होना चाहिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या बताया कि डिमांड हम कैलकुलेट करते क्यों हैं, डिमांड हम एस्टिमेट करते क्यों हैं। डिमांड एस्टिमेट इसलिए करते हैं सर प्रोडक्शन करें। सर प्रोडक्शन एक टाइम पीरियड के लिए बताई थी ना कि वीकली कितनी करनी है, मंथली कितनी करनी है और ईयरली कितनी करनी है। तो इट मीन्स डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। हम एक टाइम पीरियड की ही डिमांड को कैलकुलेट करते हैं और किसी को नहीं कैलकुलेट करते। ओके